जो वोट है वो विपक्षी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इस टूट में हिस्सा लिया इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। क्या ये बातें सच है? कितना दम है इन बातों में? बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था। दरअसल ये प्रयास है कि परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि सवाल भी उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको इस वक्त लोग बीजेपी के साथ है, वो लोग कौन है वो भी देखना काफी जरूरी है। उन्होंने इसके पहले क्या कार्य किया है वो भी देखना जरूरी है। सहानुभूति अब जो अगर देखा जाए तो अपने स्तर पर है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रिजल्ट जो है वो चाहिए होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम क्या इन दोनों नेताओं ने किए, तो जाहिर सी बात है अगर पिछला उनका कार्य का अगर हम देखें जिस प्रकार से कार्य किया तो उसमें रिजल्ट दिखता है। तो ये सबसे प्रमुख पहली बात है। दूसरी बात, लोग और साथ साथ जो पार्टी के कार्यकर्ता इसके साथ है, अगर वो भी अगर देखा जाए तो उस पैमाने पर इस वक्त अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एकनाथ शिंदे के साथ है, ज्यादा से ज्यादा लोग अजित पवार के साथ है। अच्छा, उसके पीछे का कारण भी अगर देखें वो लोग क्यों उनके साथ है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कार्य जिस प्रकार से किया जाता है पार्टी में, जो उनका कद है, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में थे, जाहिर सी बात है एक कैबिनेट मंत्री का उनका दर्जा था, लेकिन उसके बावजूद हम देख पा रहे थे कि कई लोग उनसे मिलने आ रहे थे, जो खुद जो कैबिनेट मंत्री थे वो भी उनसे मिलने आ रहे थे कामों से। वही लहजा अगर देखा जाए अजित पवार का भी है, उनका भी काम करने का तरीका अमूमन उस तरह से अगर देखा जाए तो सेम ही है। तो ये दोनों की जो मान सकती है तो उसके पीछे कारण है। आपके दोनों लोग इस वक्त अगर देखा जाए बीजेपी के साथ जुड़े हैं, तो इसका असर क्या होगा ये धरातल पर अगर देखा जाए तो जनता तो तय करेगी, लेकिन हमने अगर इसके पीछे की पूरी अगर देख ली तो इसका उत्तर जो है वो काफी सहज होगा देने के लिए, लेकिन फिर भी इसका जवाब जो है जनता 4 तारीख को दे ही देगी। ये प्रमुख मुद्दा उसमें रहा है। दूसरी और एक बात इसमें ये भी है कि इस बार अगर देखा जाए तो आपने सही कहा कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में अगर इस प्रकार से ताकत प्रधानमंत्री लगाते हैं, न ही सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों के लिए बल्कि एकनाथ शिंदे के प्रत्याशियों के लिए भी और साथ ही साथ अजित पवार के लिए भी, जिस प्रकार से पूना में सभा होती है, जिस प्रकार से मराठवाड़ा में सभा होती है, जिस प्रकार से आज हमने देखा कल्याण में सभा हुई थी, तो ऐसे में ये काफी सीधा और सटीक प्रयास है भाजपा का ये कहने के लिए कि जो लोग हमारे साथ है उनके लिए प्रधानमंत्री जो है इस वक्त रास्ते पर उतरा है, सपोर्ट उनको पुरजोर किया जाएगा और उनको सशक्त बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये भी सवाल उठाए जा रहे थे कि बीजेपी के साथ जो छोटी मोटी पार्टी आती है, जो राजनीतिक पार्टी आती है, खासतौर पर रीजनल पार्टीज आती है, उनका अस्तित्व क्या होता है, ये भी सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाए गए थे। तो हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए तो जो सीटें चुन के आने वाली है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से जो है जीत के आने वाली है। महाराष्ट्र में ये भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जो है तकरीबन उनसे 8 या 9 या 10 सीटें मिलेंगी, लेकिन इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है 15 सीटें जो है उसके आसपास वो लग रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे में सीटों का अगर आंकड़ा देखें तो वो भी जो है दिया गया है। तो ऐसे में जो ये प्रयास करने का कोशिश की जा रही थी कि जो है रीजनल पार्टीज को जो है यहाँ पर बीजेपी खत्म करना चाहती है, तो उसका उत्तर जो है स्वयं बीजेपी ने दिया है। जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ है, लोग ये कहते हैं कि छोटी रीजनल पार्टीज है उनके जो प्रत्याशी है उनको गिराने का प्रयास बीजेपी करती है। तो ऐसे में स्वयं प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मैदान में है और जो उनके साथ अलाइड पार्टनर्स हैं उनके प्रत्याशियों के लिए भी जो है चुनावी सभा कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को टैकल जो है बीजेपी से इस प्रकार से किया जाए। जो मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा ये कुछ मुद्दे थे जो कि सामने आ रहे थे, विपक्ष बार बार उसको उठा रहा था, तो उसका प्रयास भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा हालांकि इस प्रकार के जो रैलीज है, जो कार्य वो किए जो कर रहे हैं उससे सामने आ रहा है। अब आगे वाले समय में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से विधानसभा चुनाव का गणित होगा, काफी जटिल इस वक्त अगर स्थिति महाराष्ट्र में है, और खासतौर पर 2019 की बात हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 फाड़ हुए हैं, फिर चाहे वो एनसीपी हो या फिर हम बात करें शिवसेना की हो, तो ऐसे में प्यास लगाना वैसे तो काफी मुश्किल है कि किस प्रकार से चुनावी गणित यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन जहां तक बात करें कि कौन सी राह पर कौन सी पार्टी चल रही है, और अगर उसको अगर दिखा तो आने वाले समय में किस प्रकार से जो रिजल्ट संपादित कर पाएगी, ये भी अनुमान लगाना काफी कठिन नहीं होगा। शिशिर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा भी कि जो सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन है 48 में से 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, और इन 45 सीटों का जीतने का जो लक्ष्य रखा है इसके लिए प्रधानमंत्री खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और तमाम उनके साथ जो एनसीपी की बात हो या फिर शिवसेना की बात हो, तमाम लोग उनके साथ हैं, ताकि जो एक सपना है प्रधानमंत्री का कि 400 पार हम जाएंगे, एनडीए 400 पार, उसके लिए महाराष्ट्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ। ऐसे में हमारे साथ नीरज सिंह भी लगातार बने हुए। नीरज, आप इन चर्चाओं को सुन रहे हैं, आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें।
नीरज, आप हमारे साथ बने हुए हैं? अच्छी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बताएं। मैं वही कह रहा हूँ कि विनोद जी जिस आर्थिक नगरी की बात कर रहे थे और जिस तरह के डेवलपमेंट की बात जो हमारे संवाददाता शिशिर हैं वो कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले 5 सालों में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। और ये लक्ष्य बताता है कि जब आप देखें कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात प्रधानमंत्री करते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, और उसमें से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जिक्र महाराष्ट्र सरकार करती है कि आने वाले 5 सालों में करेंगे। और आप देखें कि उसके लिए जो बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट के जो प्रस्ताव हैं वो भी सामने आए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम परियोजना है उसको पूरा किया जाना बाकी है। आप देखें कि जिस तेजी के साथ महाराष्ट्र विकास के राह पर आगे चल रहा है, उसका जो फायदा है वो आने वाले समय में जो महाराष्ट्र के लोग हैं या देश के अलग अलग हिस्से से महाराष्ट्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आने वाले समय में मिलेगा। और यही कारण है कि जो डबल इंजन की जो बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं कि अगर 2 राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अगर लगातार काम करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो आम लोगों तक ही पहुंचेगा। चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे गरीब लोगों को घर देने की बात हो, गरीब लोगों के लिए रोजगार के लिए तमाम साधनों को उपलब्ध करवाने की बात हो। आप देखें कि आज भी हमारी जो राष्ट्रीय जीडीपी है उसमें 10% का योगदान महाराष्ट्र से ही मिलता है। सबसे ज्यादा जो राजस्व है वो जनरेट करता है महाराष्ट्र। तो ये बताता है कि महाराष्ट्र के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, और इस क्षमताओं को अगर इसी तेजी के साथ काम में ढाला गया तो इसका लाभ न केवल महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा बल्कि पूरे देश को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से अलग अलग जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। तो यही कारण है कि इस अर्थ नगरी को, जिसे माया नगरी भी कहते हैं, अर्थ नगरी भी कहते हैं, विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने की जरूरत है। और पिछले कुछ समय में जिस तरह की रुकावटें आई, जिस तरह की अड़चनें आई, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग दिशा में चली, केंद्र और राज्य सरकार में जो टकराव है वो भी देखने को मिला, लेकिन अब वो टकराव देखने को नहीं मिल रहा है। वो विकास की योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, उसका जो लाभ है वो महाराष्ट्र के लोगों को मिल भी रहा है, और वो जो लाभ महाराष्ट्र के लोगों को मिल रहा है वो इस समय प्रधानमंत्री के साथ सड़कों पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं। क्योंकि ये आप समझें कि ये एक ऐसी नगरी है जो 24 घंटे चलती है। यहाँ पर लोगों के लिए 5 मिनट का समय नहीं होता किसी दूसरे को देने के लिए। ये इस तरह की नगरी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई घंटों से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। ये बताता है कि महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री की गारंटी, प्रधानमंत्री की योजनाएं और प्रधानमंत्री जो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं, चाहे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की सुरक्षा की बात हो, चाहे हमारी धरोहरों की सुरक्षा की बात हो, उनको सम्मान देने की बात हो, उसी सम्मान के साथ ये महाराष्ट्र के लोग खड़े हुए हैं, जो बताता है कि ये नगरी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित होती दिखाई दे रही है रोडों पर। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी आप देखें कि जहां जहां जाते हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस यही रहता है कि गरीब कल्याण पर काम किया जाए, महिलाओं के विकास की बात की जाए। आप पूरी कैंपेन को देखें कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तमाम योजनाओं का जिक्र किया, सचिन भी बता रहा था कि बिलो द बेल्ट जाकर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जाते हैं असीम, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके भले के लिए काम हो, उनके विकास के लिए काम हो, उनके जिले के लिए काम हो, उनके राज्य के लिए काम हो। वो इस तरह के जो भाषणबाजी है या ये कहें कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को सुनना नहीं पसंद करते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री विकास के मार्ग को जिस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं वही लोग दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि वो भी लोग चाहते हैं कि अगर उनके घरों में सुख शांति रहेगी, उसके जिले में सुख शांति रहेगी, राज्य में सुख शांति रहेगी, तो उसका लाभ उसके परिवार को भी मिलेगा, राज्य को भी मिलेगा, जिले को भी मिलेगा। और विकास के जिन लक्ष्यों को लेकर पार्टी आगे चल रही है, विकास के जिन लक्ष्यों को आम आदमी चाहता है, वो लक्ष्य भी पूरे होंगे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री लगातार विकसित भारत की बात करते हैं। बिल्कुल नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा। और बीते 10 वर्षों में भारतीय राजनीति की जो दिशा और दशा बदली है, जिसमें कि केंद्र बिंदु में विकास को लाकर रख दिया गया है। ये 10 साल पहले की स्थितियां नहीं हुआ करती थी, कुछ और ही मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके विजन ने विकास को, डेवलपमेंट को राजनीति के केंद्र में लाकर रख दिया। और अब इसी विकास के बूते अब तमाम जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनके सामने अब ये समस्या है कि अब देखिए, अब मैं राज्यों की बात करूं तो देखिए, आप
राज्य में जो डेवलपमेंट के जो इंडेक्स हैं आपने उसमें कितना आगे बढ़ा। तो एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात आई, कॉम्पिटिटिवनेस की बात आई तमाम राज्यों के बीच में। तमाम चुनाव में भी हमने देखा, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के हो, किसी भी राज्य के हो, विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस केंद्र बिंदु में रहा। ये एक बहुत अच्छी पहल और एक अच्छी शुरुआत हुई भारतीय राजनीति में। लेकिन विनोद जी, एक और मसला और पॉलिटिकल चर्चा को आगे आपसे बढ़ाएं तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा जो एक समुदाय है काफी मुखर है, काफी प्रखर रहा है चुनाव में, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो। 28% जो मराठा वोट बैंक है वो महाराष्ट्र में है और बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मराठाओं के आरक्षण को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में घटित हुई। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है और इस पर जो महायुति की जो सरकार, जो गठबंधन है, उसका क्या स्टैंड है? मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा जो नीरज ने भी बताया है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता हूँ। बढ़िया नीरज टॉपिक को इनपुट आपको दे रहे थे जी। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं तो अभिभूत हूँ कि मुंबई जैसे महानगर में और इस तरह की जो रोड शो तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इतनी भीड़ और इतने सारे लोगों में, उन लोगों में उल्लास और वो उत्सुकता जो प्राइम मिनिस्टर का एक एक अभिवादन लेने और देने के लिए किस तरह से आकुल है। अपने अपने हाथों में मोबाइल फोन लिए एक एक पल को अपने उस तस्वीर को उतार लेने और उसको साक्षी बनने के तैयार इस लाखों की भीड़ को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस 10 साल में यही कमाया है। आज अगर आप देखते हैं इस रोड शो के जरिए तब आपको हमको ये एहसास होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, अगर वो जननायक हैं तो सच में इस देश के लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के वो दिल के सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे लोकप्रिय लीडर है और इसलिए वो जननायक है। ये रोड शो ही उनको एक जननायक का वो एक खिताब देता है जब आप वो हाथ लहराते हुए हजारों लाखों की भीड़ को आप देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर के काफिले को किस तरह से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर का वो काफिला और हाथ लहराते हुए मोबाइल फोन को सब ऑन किए हुए और एक एक तस्वीर को अपने साझा करते हुए अपने तस्वीर को यादगार बनाने के लिए लोग किस तरह से आकुल है। तो आप कह सकते हैं कि उसमें एक चीज याद चर्चा में हमें करना जरूरी है कि आप देवेंद्र फडणवीस को भी देख रहे हैं। मुंबई में पिछले दशकों में, शायद इसीर इसको बेहतर बताएंगे, देवेंद्र फडणवीस ऐसे चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने 5 साल का टेन्योर पूरा किया है जी। मुंबई में आज तक ये कभी होता नहीं रहा है। मुंबई में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये एनसीपी के साथ में मिला जुला के सरकार बनती थी, शरद पवार कभी भी वहां पे अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना पाए हैं। हर समय में उनके साथ में एक मिली जुली ही का ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। तो वो सारी चीजें जब आप देखते हैं और इस समय में देवेंद्र फडणवीस के साथ में एकनाथ शिंदे हैं तो आप कह सकते हैं कि इस दौर का मुंबई में ये दोनों और खासकर अजीत पवार को भी ले लें तो ये पब्लिक के सबसे बड़े चेहरे हैं और वो जब इतना बड़ा फेस आपके सामने में होता है तब आप कह सकते हैं कि जो सेनापति है इस पूरे महाभारत के उस ये सत्ता के संग्राम का, तो उसके पीछे में वो सेनापति के साथ में वो बड़े योद्धा भी हैं जो महाराष्ट्र में उनकी अपनी भूमिका है। जहां तक आपने मराठा आंदोलन और मराठा की बात की तो मैं आपके सामने में जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगा कि ये बारामती का चुनाव आपने पिछले फेज में देखा होगा जी। जिस बारामती चुनाव को लेकर बारामती का पूरा इलाका जो मराठा का एक बेल्ट और मजबूत बेल्ट कहा जाता है जिसके शरद पवार एक अघोषित लीडर माने जाते हैं, वो पूरे के पूरे अपने बेटी को जिताने के लिए और बेटी के राजनीति को सर्वाइव में पहुंचाने के लिए उनका पूरा जोर इस पे लगा हुआ था और उसी को चैलेंज करते हुए कि मराठा का लीडर आज कौन है तो अजीत पवार और शरद पवार में ये संग्राम मचा हुआ था। संग्राम अजीत पवार ने अपने पत्नी को वहां पे ये मुझे याद नहीं है उनका नाम और अजीत पवार की वाइफ जो है वो वहां से खड़ी हुई थी जी, तो ये ननद भाभी का वो जो संग्राम था वो एक तरह से मराठा लीडर के रूप में भी एक तरह से ये सामने में आई थी कि मराठा लीडर कौन है। जी जी, हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ हमारे सहयोगी, दोनों सहयोगी नीरज सिंह और शिशिर सलार, आपका भी इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनादेश के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH
और गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, आप चिंता मत करिए। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनावी चकल्लस के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हमारी टीम आ पहुंची है गोवा में। पकड़नी जनता की नब्ज, डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। कांग्रेस ही आना चाहिए। बीजेपी सरकार का इकोनॉमिक पॉइंट अच्छा लगा है। IT हब होना चाहिए गोवा। जनता से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या बोले भारत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। बिछ गई MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। भारत के पड़ोसी मुल्क, यानी यूं कहें कि 3 इस्लामिक मुल्क जो है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक लंबे समय से धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे लोग जो भारत का रुख कर चुके हैं पिछले 40-50 साल में, उनकी एक लंबी मांग थी भारत की नागरिकता को लेकर। आज उनके लिए ये बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए है, 11 मार्च को CA देश में लागू हुआ और उसके बाद आज केंद्रीय गृह सचिव ने CA के कुछ आवेदकों को आज पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। यानी कि एक लंबी मांग उन तमाम शरणार्थियों की, देश में अपने लिए एक नागरिक होने के अधिकार की जो मांग थी, वो आज से पूरी हुई है। हम जानते हैं CA जब 2019 में संसद में पारित हुआ, उसके बाद से लगातार जो विरोध प्रदर्शन रहे, उसके बाद भी मोदी सरकार ने लगातार इस बात की प्रतिबद्धता दोहराई कि वो उन तमाम लोगों को जो भारत का रुख कर चुके हैं, जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं इन 3 देशों में, उनको नागरिकता का अधिकार जरूर देंगे। और वो आज उनका एक तरह से वो वादा पूरा हुआ है। जानेंगे कि CA को लेके जो लगातार विरोध हो रहा था, उस विरोध के पीछे के क्या कारण थे, और आज जब ये एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है तो तमाम वो और लोग जो कि हजारों और लाखों की संख्या में हैं, जो इंतजार कर रहे हैं अपनी नागरिकता का, उनके लिए अब रास्ता कितना खुल चुका है। साथ ही आपको मिलवाएंगे एक ऐसे परिवार से भी जो पाकिस्तान से ही आया है भारत, इस धार्मिक प्रताड़ना को झेलते हुए। उनके लिए आज का दिन कितना बड़ा है और किस तरह की प्रताड़ना आज तक वो पाकिस्तान में झेलते रहे हैं। और ये तमाम वो परिवार 2014 से पहले के हैं जो भारत में आके जिन्होंने शरण ली।
इसी के साथ साथ बात हम ये भी करेंगे कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का जो मामला है लगातार तूल पकड़ रहा है, कई ऐसे बयान सामने आए हैं, उन पर भी होगी चर्चा। इसी के साथ बताएंगे, अब से थोड़ी ही देर पहले मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो हुआ। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में चुनाव पहुंच रहे। चुनाव एक तरह से अब अपने अंतिम चरण की तरफ है और लगातार जोरों पर प्रचार हो रहा है। तो जहां एक तरफ एनडीए अपने घटक दलों के साथ एक पूरी ताकत दिखा रहा है, जिसको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के रोड शो में भी अपने गठबंधन साथियों के साथ दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि 2024 की लड़ाई ये विचारधाराओं की लड़ाई है। देखना दिलचस्प होगा कि देश की जनता किस विचारधारा पर मोहर लगाती है। तो इन तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण। कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में जनसभा को किया संबोधित। धर्म के आधार पर बजट के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा 4 जून के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी का कांग्रेस में विलय पक्का। पीएम ने मुंबई में किया रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में राहुल गांधी से पूछा पाकिस्तान के सम्मान की बात करके उनकी पार्टी के लोग क्या कहना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में भाजपा के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुगली में धारा 370 पर ममता बनर्जी और कांग्रेस के सिंडिकेट को घेरा। मोतिहारी में जेपी नड्डा ने आरजेडी को रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल वाली पार्टी बताया। महोबा में योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को गरीबों के लिए काम करने वाला नेता बताया। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस वार्ता को भी किया संबोधित। राहुल गांधी ने ओडिशा के बालांगीर में जनता से मांगे वोट। टीएमसी और आरजेडी नेताओं ने भी किया प्रचार। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। छापेमारी में सचिव और उसके घरेलू सहायक के घर से मिले थे नोटों के पहाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में विशाल जनसभा को संबोधित किया। चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का विश्वास जताते हुए पीएम ने इंडी अगाड़ी पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि चुनाव के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के कांग्रेस में विलय की बात हो रही है। देश में धुआंधार जनसभाएं करके तीसरे कार्यकाल के लिए जनाशीर्वाद मांग रहे प्रधानमंत्री बुधवार को महाराष्ट्र में थे। डिंडोरी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने इंडी अघाड़ी पर जोरदार हमले किए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है कि उसके लिए मान्य विपक्ष का दर्जा भी मुश्किल है। यही वजह है कि चुनाव के बाद नकली शिवसेना और नकली एनसीपी के कांग्रेस में विलय की बात हो रही है। पीएम ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर बाला साहब के हर सपने को चूर चूर करने का आरोप लगाया। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने
प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। पीएम ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ एमपी चुनने का नहीं बल्कि पीएम चुनने का है। ऐसा पीएम जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश के बजट का 15% उसके वोट बैंक पर खर्च हो। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। पीएम ने कल्याण की जनसभा में भी इंडी अघाड़ी पर जमकर कटाक्ष किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है। पीएम ने कहा कि वो कांग्रेस के इस खेल को बेनकाब कर रहे हैं जिससे कांग्रेस का इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। पीएम ने कहा कि वो देश को टूटने नहीं दे सकते। जब मैं इनकी ये सारी बेईमानी बाहर लाता हूं तो इनको जो इकोसिस्टम है वो चिल्लाने लगता है, बोले मोदी हिंदू मुसलमान लाए। अरे मोदी तो ये जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनका कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने कहा कि इन्हें अपने माता पिता को याद करने के लिए भी एल्बम पलटना पड़ता है। कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान की धमकियों की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि अब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है। पीएम ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग का भी आरोप लगाया। डिंडोरी से चंद्रशेखर और कल्याण से नितेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के घाटकोपर में भव्य रोड शो किया और इस रोड शो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने ANI से बातचीत के दौरान ये कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि POK की मांग मत कीजिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अमित शाह ने कहा ये लोग क्या चाहते हैं कि हम अपना अधिकार छोड़ दें। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। एनआईए के साथ अपने साक्षात्कार में अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक मुद्दा तब बना जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का पूरे इंडी गठबंधन ने अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से बहिष्कार किया। राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था। मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना। ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? तो वही लोकसभा चुनाव का 5वां चरण अब से कुछ ही दिन में है, तो 5वें, 6ठे और 7वें चरण का भी प्रचार जोरों पर है। और इस प्रचार के दौरान जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधनों के साथ, गठबंधन नेताओं के साथ प्रचार में नए मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, तो वहीं नेता विपक्ष पर भी हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बाकी बचे चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में एनडीए के दिग्गज नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुगली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो केवल अपने अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचती हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके लिए देश सबसे पहले है। परिवारवादी पार्टियां हैं, जिसमें ममता बनर्जी अपने भतीजे को सीएम बनाना चाहती है, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी राहुल बाबा को पीएम बनाना चाहती है। वहीं अमित शाह ने उड़ीसा में भी प्रचार अभियान को तेज करते हुए गंजम में जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने प्रदेश में विकास की अनदेखी के लिए बीजू जनता दल और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर ठीकरा फोड़ा। ओडिया जनता ने उनको बाय बाय टाटा कह दिया है, बाय बाय टाटा कह दिया। नवीन बाबू की जरूरत नहीं है, यहां अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आने वाला है, भाजपा सरकार। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने एक रैली के दौरान आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब रिश्वतखोरी, जंगल राज, दलदल है। देखो मित्रों, याद रखना कांग्रेसियों को, इनके बराबर का धोखेबाज कोई नहीं है, इनके बराबर का बेईमान कोई नहीं है और इनके बराबर का आपको गुमराह करने वाले कोई नहीं है। तो जब कोरोना की टीका बन रहा था तो इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, अपने चुपके चाप जाके मोदी टीका लगवा लिया। दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जगहों पर प्रचार किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं उन्हें हिंदुस्तान पर बोझ बनने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं झारखंड में प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर आज झारखंड शीर्ष स्थान पर है। पाकिस्तान की जितनी आबादी उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी से उभरे हैं और पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे रोज आंदोलन चल रहे हैं। 1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है। ये छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर हो रही, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इनसे बोलो कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हो? जाओ ना पाकिस्तान में, वहां भी कटोरा लेके भीख मांगो। आज झारखंड अकेला ऐसा प्रदेश हो गया कि संसद का घर में ईडी रेड करता है तो 350 करोड़ बरामद होता है और मंत्री का पीए का घर में जाते हैं तो 30-25 करोड़ नगद उनको वहां जाके मिलता है। और ये गरीबों का पैसा से आज झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम आज राज कर रहा है। इस बीच मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो करते हुए मतदान की अपील की। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोहतक संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हरियाणा में प्रचार अभियान संभालते हुए पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इसी कड़ी में एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान पटना में प्रचार करते दिखे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और चुनाव से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पका का चाय, गजब का स्वाद। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ
आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर, तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज नाइट में। 5वें चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। राहुल गांधी ने ओडिशा से कहा कि 2024 की लड़ाई ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि लगातार NDA या भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के दौरान जितने काम हुए उनकी अनदेखी कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओडिशा के बलांगीर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। चुनाव 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इधर रायबरेली में राहुल गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस नेताओं ने पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 वर्षों में देश में जो भी विकास कार्य हुए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। ये सारी मीडिया जो आप देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है बहुत सुंदर है, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सब खुशहाल है। आपको तो हंसते मुस्कुराते किसान दिखते हैं टीवी पे, है कि नहीं? मोदी जी ने देखो कितना किया है। 70 सालों में जो काम कांग्रेस में नहीं किया वो 10 सालों में इन्होंने कर लिया, यही दिखता है ना। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुफ्त शिक्षण का हमने बोला, किया। नरेगा का बोला, हमने किया। और उसी तरह से हर चीज हम जो बोलते गए सोनिया गांधी ने कर दिया। और आज फिर हम ये कहेंगे कि जो हमारे वायदे हैं, जो हमारे पक्के वायदे हैं, वो जरूर आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं की आवेदन की उम्र निकल चुकी है, जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा हुई है। 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज हो गए, यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। उधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में पदयात्रा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उमड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश में CA के तहत पहली बार नागरिकता दी गई। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने आज नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। ये कानून 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मार्च में CA नियमों को अधिसूचित किया था। इस साल मार्च महीने में देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने के बाद बुधवार को पहली बार CAA के तहत आवेदन करने वाले कुछ लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पहले बैच के तहत कुछ लोगों को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र सौंपा। नागरिक प्रमाण पत्र हासिल करते समय इन लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। विद दिस न्यू अमेंडमेंट एक्ट रूल्स काफ़ी ईज आउट कर दिए गए हैं, तो रिलैक्सेशंस काफ़ी हैं, तो काफ़ी जल्दी प्रोसीजर में हमें नए एक्ट के अंदर नेशनलिटी मिल गई है काफ़ी स्मूथली। नहीं बिल्कुल, ये काफ़ी सालों का स्ट्रगल था हमारा, एक और है तो एक पेपर, लेकिन ये बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। सीए बिल पास हुआ, हमारे दुख दर्द को न सुना, हमें बहुत बड़ी खुशी है। भारत माता की जय। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिली, क्योंकि हम भारत के हो गए। भारत से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं, अमित शाह को धन्यवाद कहते हैं, उन्हें हमें नागरिकता दिलवाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत में बहुत खुश है, बहुत इतना खुश है कि बस पूछो। आज तो नागरिकता मिल गई है, मन बहुत मतलब खुश हो गया। बस यहाँ आके हम खुश हैं कि हमें नागरिकता मिल गई और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे को लग रहा है कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर नया जन्म हुआ है और हमारे नए जन्म के एक नजरिए से देखा जाए तो हमारे मोदी और अमित शाह हमारे मतलब पेरेंट्स हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएए कानून के तहत देश में पहली बार मिल रही नागरिकता के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। सीएए देश का कानून है और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई समाज के लोग शामिल हैं, उनको मानवीय आधार पर भारत में नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार ने सीएए का कानून बनाया था। इस कानून का मकसद इन 3 पड़ोसी देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ वहां हो रहे धार्मिक आधार पर अत्याचार की वजह से उन्हें न सिर्फ भारत में शरण देना है, बल्कि उन्हें नागरिकता देकर भी उनके साथ न्याय करना है। सीएए लागू होने के बाद पहले बैच के तहत नागरिकता पाने वाले लोग आज भी पाकिस्तान सरीखे देशों में उनके साथ हुए अत्याचार को भूल नहीं पाए हैं। वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी, मतलब जो हम लड़कियां हैं वो वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। और मतलब जो महिलाएं होती है उनके मन में मतलब इच्छाएं होती हैं मन की, वो उसको त्यागनी पड़ती है। वहाँ पे तो बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पे हम मतलब कुछ कर नहीं सकते थे और वहाँ पे ऐसे कि हम वहाँ पे अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर सकते थे। जैसे मैं पढ़ाई करना चाहता था, वहाँ पे नहीं पढ़ पाया और भी बहुत दिक्कतें थी। वहाँ पे खुल के काम कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब हिंदू है, कुछ वहाँ पे सर उठा के नहीं चल सकता है। पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है कि सर ये पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं है, जैसे अपना कोई रोजगार नहीं है वहाँ, और महंगाई बहुत है और बहन बेटियों की इज्जत वहाँ नहीं है। बहुत दिक्कत है वहाँ सर। हिंदुओं के लिए तो बहुत दिक्कत है, धर्म परिवर्तन में और भी खाने पीने में भेदभाव है और त्यौहार में कोई त्यौहार व्यवहार में हर एक चीज़ में मतलब बहुत भेदभाव है। तो वहाँ के लोग हमारे को एक कुछ समझते नहीं, हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बुधवार को जिन लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई उनमें दिल्ली में रहने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन 2014 से पहले भारत आ चुके ऐसे लोगों की तरफ से देश में अभी तक नागरिकता हासिल करने के लिए करीब 14,000 से ज्यादा आवेदन किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में इन हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया गया है कि इन लोगों को आज अपना मुल्क छोड़ने का मलाल भी नहीं है, बल्कि ये सभी भारत आकर बहुत खुश हैं और अपने भविष्य को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त भी हैं। आरिंद प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश में मौजूद इन तमाम शरणार्थियों के लिए आज एक बड़ा दिन है। इसी पर आधारित हमारा विशेष है कि सीए से मिली नागरिकता, सरकार का वादा पूरा। इस पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके दुबे जी कानूनी विशेषज्ञ हैं। डीके दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में माधव दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दुबे जी, एक लंबा इंतजार मुझे लगता है इन तमाम शरणार्थियों का पूरा हुआ है, अब जाके एक लंबी कवायद देखनी पड़ेगी। हालांकि हम जानते हैं 19 में सीए के एक तरह से पारित होने के बाद का जो माहौल देश में था, उसके बावजूद भी सरकार ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया। देखिए, जो मुख्य बात है वो है 19 जुलाई 1948 एक डेट फिक्स की गई थी उस समय आर्टिकल 6 में, और ये कहा गया था कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आएंगे वो एक अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होंगे और उसके बाद उनको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत बड़ी संख्या, बड़ी आबादी यहाँ पर आती रही और हमने उस समय भी रोका नहीं था। हमने ये कहा था कि
कि जो लोग इस तारीख के बाद यहाँ हिंदुस्तान में आए होंगे उन लोगों को अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। लेकिन अभी जब CAA का संशोधन आया तो उसमें हमने एक रास्ते में ये कह दिया कि भाई जो लोग भी आए हैं उस तिथि के बाद उन सभी को हम नागरिकता यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, 2014 से पहले आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो तारीख मैं बता रहा हूं 19 जुलाई 1948 से लेकर और 2019, इतना लंबा समय बीता उन लोगों का, वो पीढ़ियां आती चली गई लेकिन उनको नागरिकता भारत की नहीं मिली। वो यहाँ खा रहे थे, पी रहे थे, काम कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन एक भय अंदर की किसी भी तारीख को पकड़े जा सकते हैं। दूसरी बात है, सरकारी नौकरी या कहीं भी वेरिफिकेशन का नंबर आता है तो मालूम पड़ा कि तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी यहाँ पर जन्म तो लिया है लेकिन उसको अधिकार नहीं है। जिसको अधिकार 1947 में हिंदुस्तान में आने का था, दुर्भाग्यवश वो नहीं आया और यहाँ पर कानूनों में वो छूट दी गई थी कि भाई अगर ये आए तो आ सकते हैं। जैसे फॉरेनर्स एक्ट में छूट दी गई थी, सिटीजनशिप एक्ट में छूट दी गई थी, पासपोर्ट एक्ट में छूट दी गई थी। तो क्या वो छूट इसलिए थी क्योंकि इनका अधिकार था कि ये 1947 में भारत में आ जाते, 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते। अगर दुर्भाग्य से नहीं आ पाए तो बाद में आने का रास्ता छूटा था और उस रास्ते को छूटने के साथ साथ जो लोग आ गए उनको हमने नागरिकता नहीं दी। तो ये एक बड़ा भेदभाव था जो 47 में आने वाले अधिकार स्वरूप आने वाले लोगों को हमने नागरिकता नहीं दी थी। इसलिए 2019 का जो ये कानून आया उसमें मुझे लगता है कि पिछले वो 65-70 साल से जो एक गैप था वो लोगों को अधिकार मिला है और ये एक बड़ी राहत है। दुबे जी, 70 साल में कई पीढ़ियां निकल गई अपने इस अधिकार की मांग करते हुए। ऐसे में हमारे साथ वो परिवार भी आज मौजूद है जो पाकिस्तान से और हम सिंध से ये परिवार भारत आया है, धार्मिक प्रताड़ना झेलता रहा है लंबे समय तक। माधव जी हमारे साथ हैं। माधव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है माधव जी। कैसा लग रहा है प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र आप चारों के हाथ में है, आपका पूरा परिवार है, एक लंबे समय से आप लोग हैं। कब आप लोग सिंध को छोड़ के पाकिस्तान के भारत आए थे और तब से अभी तक की अगर यात्रा को आप हमारे साथ साझा करना चाहें? 22 मई 2014। 22 मई 2014। जी माधव जी, तो पाकिस्तान में किस तरह से क्या प्रताड़ना होती है, मतलब हिंदुओं के साथ या गैर मुसलमान अल्पसंख्यकों के साथ, जिससे एक तरह से आप परेशान होके फिर आपने भारत का रुख किया? वहां तो हाँ जी बहुत मैडम दिक्कत है वहां पे। हिंदुओं के लिए तो बहुत दिक्कत है वहां पे। खाने पीने में भेदभाव है, दीन धर्म, मतलब हिंदुओं का मजहब की हिसाब से बहुत टारगेट किया जा रहा है वहां पे। अब पाकिस्तान के किस इलाके से हैं माधव जी? मैं माधव जी का लड़का हूँ, सिंध टंडोलियार। अच्छा, सिंध प्रांत टंडोलियार। अच्छा, तो किस तरह से, मतलब महिलाओं के लिए भी कई तरह के, क्योंकि बहुत से मामले आते रहे हैं वहां से, सामने आते रहे हैं कि किस तरह की प्रताड़ना की जाती है, महिलाओं लड़कियों के साथ किस तरह के दुर्व्यवहार होते हैं, अगर आप उस बारे में हमसे कुछ बता सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी मैडम पाकिस्तान के अंदर देखो महिलाओं के लिए तो दिक्कत है ही है, लेकिन आजकल नए मुद्दे सामने आ रहे हैं जो 2-2 साल की बच्चियों को भी अगवा कर रहे हैं। अभी जैसे वहां पे मीडिया में बहुत चल रहा है, प्रिया कुमारी जो 2 साल की बच्ची है उसको अगवा करके गए हैं। वहां की सरकार सो रखी है, प्रिया कुमारी को ना किससे मिलवाया जा रहा है ना कोई बात करवाई जा रही है। तो इतनी छोटी छोटी बच्चियों 2 साल की बच्ची है जो अपनी माँ की गोद से 2 साल की बच्ची है। वहां के जो डाकू हैं, उस डाकू सरकार भी डाकुओं की है, वो वहां की बच्ची को अगवा कर गए। 2 से पता नहीं कितने साल हो गए, आज तक उस बच्ची का लापता है, कुछ पता भी नहीं है कि वो बच्ची कहां पर है। और जो वहां की जो महिलाएं हैं जो 20 साल 25 साल की, उनके साथ तो आए हर एक रोज मतलब नया नया मामले सामने आ रहे हैं। तो इसकी सुनवाई वहां कहीं नहीं है, ना कोर्ट में है ना पुलिस में है, वहां कोई सुनवाई नहीं करता। मैडम जब 2 साल की बच्ची की सुनवाई नहीं है तो यहाँ पे 20-25 साल के जो महिलाएं हैं उनकी सुनवाई कहाँ पे होगी? अब जो वहां पे जिनकी भी जितनी भी सरकारी अदारे हैं वो सारे सो रखे हैं, ना कोई किसकी कोई सुनवाई नहीं है हिंदुओं के लिए। और वो बच्ची जो है हिंदू है और उसकी जात बढ़िया जात से वो ताल्लुक रखते हैं। क्या
क्या आपके साथ जो महिलाएं हैं क्या ये हमसे बात करेंगी? इस समय आपके साथ 3 महिलाएं भी आपके परिवार की ही हैं। क्या ये सब एक साथ आप सबके साथ आप सब परिवार वहां से आए हैं पाकिस्तान से? हाँ जी, अभी बात करवा रहे हैं। बेटा, आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आप लोग जब भारत आए हैं तो वहां किस तरह की दिक्कतें थी आप लोगों को और क्या होता है वहां महिलाओं के साथ? मेरा नाम भावना है। जी भावना। मेरा नाम भावना है और वहाँ महिला के साथ बहुत अत्याचार होता है। मतलब लड़कियों को वहाँ पढ़ने नहीं दिया जाता है। लड़कियां जी भावना जी हमें सुनाई दे रहा है। अगर आप कुछ बताना चाहती हैं तो कह सकती हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? कटा है रही आवे तो रही आवाज आ रही है आपको भावना मेरी? हाँ भावना, आप कुछ कह रही थी, कुछ बता रही थी। हाँ आ रही। मतलब वहाँ लड़कियां अपने मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल पाती। लड़कियां मतलब वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाती, तो वहाँ रहने का क्या फायदा? जी डीके दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुबे जी, ये वो परिवार है जो वहां से आया है और इनके पिताजी आए थे, उसके बाद ये तमाम बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं, जो लगातार, और सिंध से कई ऐसी खबरें आती रही हैं जहां अभी तो बता ही रहे हैं वो 2 साल की बच्ची, और ना तो कोर्ट सुनती है ना पुलिस सुनती है, कोई सुनवाई नहीं है। तो इस तरह की धार्मिक प्रताड़ना को जो लोग झेल रहे हैं उनके लिए क्या आपको लगता है कि भारत का ये बड़ा कदम आज दिखाई देता है? हालांकि इस कदम को उठाने में तमाम वो लोग सामने रहे हैं, चुनौतियां रही हैं सरकार के सामने भी। दुबे जी आप म्यूट हैं। म्यूट किया होगा किसी ने, नहीं खोला है। देखिए, बात तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, क्योंकि ये जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, मैं आपको बताता हूँ 1948 में एक रेजोल्यूशन पास कर लिया था उस समय सरकार ने, और ये कहा था 1.5% लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो लोग वहाँ पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको यहाँ पर रखा जाए। उसका ही ये सारा रिपरकेशन दिखाई देता है कि नेहरू लियाकत समझौता हो गया, और समझौते में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनकी पाकिस्तान सरकार सुरक्षा करेगी, जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिनको रोका गया है उसकी हिंदुस्तान सरकार उसको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान चूंकि एक धर्म के आधार पर बना हुआ राष्ट्र है और उनका अपना एक उनका प्रोसीजर है, इसलिए उनकी नजर में जो बच्चियां हैं जो गैर धर्मी मतलब गैर इस्लामिक हैं, वो उनकी नजर में कुछ होता नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, ये तो लोग हमारे समुदाय के हैं नहीं, इसलिए प्रताड़ना करते नहीं है वो तो सामुदायिक रूप से वहां के प्रोसीजरल मैकेनिज्म में है, यानी कि जनभावना में है। और जनभावना में जब इस तरह की बात होती है तो वहां ना कोर्ट कोई मदद कर पाता है ना पुलिस कोई मदद करती है, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही कूड़ा भरा होता है। और इसलिए वहां की जो परिस्थिति है, वहां हिंदू इतना जो रुका था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, या तो हिंदुस्तान में आ गया या उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया और बच्चियां वो उठा ले गए। तो ये जो हिंदुस्तान में आना था, जिसको अधिकार था, उसको अधिकार देना ये कर्तव्य बनता था भारत सरकार का कि वो शुरू से देती, जैसे वो लोग आते उनको देती, लेकिन नहीं दिया। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी भारत में, जिसको मुझे लगता है कि 2019 में सही किया गया। और ये इतना, मतलब इन लोगों की परिस्थिति सोचिए, आप उन लोगों को भी याद करिए जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर बिल्कुल दुबे जी हम इस चर्चा को रोके, उससे पहले अंत में हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ माधव जी के जो बेटे हैं, अब ये प्रमाण पत्र जो आप लोगों को मिल गया है, क्या आपको लगता है कि जीवन जो मुश्किल था वो अब आसान हो गया है? भावना, अगर आप हमें सुन पा रही हो। हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी, बिल्कुल बहुत आसान हो गया है मैडम। किस तरह की मुश्किलें आती थी जो अब आसान हो गई हैं? क्योंकि एक लंबे समय से आप लोगों की मांग थी, जिन्हें सरकारों ने
शायद सरकारें उस पर आगे उस तरह से नहीं बढ़ पाई थी। हाँ जी मैडम, बिल्कुल हमारे को इसमें बहुत सुविधा मिल रही है। अभी हमारे को सर्टिफिकेट मिल गया है, तो हमारे जो भी रुका, हम कुछ काम नहीं कर पाते थे कुछ। जी बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी, आपका भी हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं और झेलते रहे हैं वहां पर तमाम जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक मौजूद रहे हैं पाकिस्तान में। और आज भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे